हेलो स्टूडेंट्स, तो 11th फिजिक्स चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 2। और कल हमने इसमें पढ़ा था क्वांटिटीज़ के बारे में। पहले तो नीड ऑफ मेजरमेंट क्यों नीड हुई, उसके बाद क्वांटिटीज़ की टाइप्स, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, और उसके बाद यूनिट और मेजरिंग प्रोसेस क्या थी। ठीक है, तो ये हम तब कल क्लियर कर चुके थे। तो आज स्टार्ट करते हैं इसमें आगे। तो अगर हमें मेजरमेंट करनी है तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास हमारी जो ज़्यादातर मेजरमेंट है वो MLT के टर्म्स में ही आएंगी। बाकी भी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनमें से आएंगी, लेकिन मोस्टली अगर हम बोले तो वो MLT के टर्म्स में ही आएंगी, यानी मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट ऑफ मास। तो हम बात करते हैं पहले मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट, हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है तो उसके पास हमारे पास दो मेथड हैं। एक है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड आप समझ रहे हो, मीटर स्केल, एक वर्नियर कैलिपर्स, एक डिवाइस आएगी स्क्रू गेज, स्पेरोमीटर। तो ऐसी कुछ डिवाइस है जिनसे हम डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम यूज करेंगे तो डायरेक्ट मेथड में हम करेंगे मीटर स्केल, ठीक है, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स। स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर। तो ये कुछ डिवाइस हैं जो हमारी लेंथ को डायरेक्टली मेजर कर लेती हैं। अच्छा, इसके बाद आता है कि हमारा इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि सपोज करो एक टावर है, टावर या ट्री, उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, तो इसको हम असेसेबल मेथड बोलते हैं। तो हम देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। सपोज करो ये टावर है और इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है, इसकी हाइट को हम h मान लें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x मीटर डिस्टेंस पर जाएंगे और इस टावर के इस एंड का और ये इस एंड पर एक एंगल देखेंगे थीटा। ठीक है, तो देखिए राइट एंगल हो गया ABC। आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ रखा है कि अगर हमें हाइट चाहिए तो AB अपॉन BC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan थीटा। सो AB is equal to H and BC is equal to X, then tan थीटा। सो हम लिख सकते हैं H is equal to X tan थीटा। सो सिंपली कि हम टावर या ट्री की हाइट फाइंड कर सकते हैं अगर हमें एक तो डिस्टेंस पता हो कि कितनी दूरी से हम मेजर कर रहे हैं और दूसरा एक एंगल पता चल जाए, तो इस प्रकार से हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। ये जो मेथड है हमारा इनडायरेक्ट मेथड में आता है। तो ये था हमारा असेसेबल ऑब्जेक्ट। सपोज करो एक माउंटेन, और माउंटेन की हाइट फाइंड करनी हो, तो माउंटेन आपको पता है, तो माउंटेन के लिए कैसे करेंगे, माउंटेन के लिए क्या करना है, इनएसेसिबल मेथड में आता है ये हमारा। ये देखिए हम क्या करेंगे कि पहले एक पॉइंट पर जाएंगे, डिस्टेंस ले लेंगे x, इस पर जाकर एंगल मेजर करेंगे θ1। आफ्टर दैट एक दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, दैट इज θ2, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम y मान लेंगे। ठीक है, इसको ले लीजिए A, इसको ले लीजिए B, और इसको ले लीजिए C, और इसको ले लीजिए D। हमें AB फाइंड करनी है, दैट इज H। तो हम इसको देखो दो ट्राइंगल के बेस पर फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बोले इन ट्राइंगल ACB, तो हम लिख सकते हैं BC अपॉन AB, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज cos θ1। एंड अगर हम आए ADB,
तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यानी बी डी अपॉन ए बी दैट इज कॉट थीटा 2। अब देखिए इन दोनों की पहले पुट कर लेते हैं। बी सी की वैल्यू क्या है x, तो यहां कर लीजिए इसको x, और ए बी क्या है h, तो x अपॉन h इज इक्वल टू कॉट थीटा 1, और बी डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बी डी की वैल्यू है x प्लस वाई, सो x प्लस वाई अपॉन h इज इक्वल टू कॉट थीटा 2। ठीक है, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हम लिख लेते हैं कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन h माइनस x अपॉन h। यहाँ से h एलसीएम आ गया, h एलसीएम लेकर हम इधर लेकर आएंगे और इसको हम इधर ले जाएंगे, तो देखिए ये हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस x अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। x से x कैंसिल हो गया, तो जो फॉर्मूला बचा हमारे पास वो बचा h इज इक्वल टू y अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। तो दैट इज द हाइट ऑफ दिस माउंटेन। तो दिस इज इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट की अगर हमें लेंथ या हाइट फाइंड करनी हो तो इस प्रोसेस का हम यूज करेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड है आपका पैरालैक्स मेथड। ये क्या मेथड होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट है उसको हम 2 पॉइंट से व्यू करते हैं। सपोज करो ये मान लीजिए S1 है और ये S2 है, दिस इज एंगल थीटा एंड हियर इज ऑब्जेक्ट। तो इस मेथड को बोलते हैं पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड में क्या होता है कि इट इज apparent shift ठीक है, it is apparent shift in the position of an object with respect to other when we shift our eyes sideways। ठीक है, ये मतलब एक ऐसा मेथड आप समझ लो कि जैसे ये ऑब्जेक्ट हो, हम ऐसे ले लें तो एक बार तो हम इसको वन आइज से देखें और एक बार सेकंड आइज से देखें, तो इसके बीच की जो शिफ्टिंग है उसको ये पैरेलैक्स बोलते हैं। इसको हम मान लेते हैं ये आर्क है और ये आपकी रेडियस है और आर्क को हम एल बोलते हैं। तो ये बिल्कुल वही है जो आप प्लेन एंगल पढ़ रहे थे, L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। इस मेथड को हम बोलते हैं पैरालैक्स मेथड। ठीक है, तो ये भी मेजरमेंट ऑफ लेंथ के ही मेथड है, पैरालैक्स मेथड। क्लियर हो गया? दिस इज आर्क। ये आर्क बहुत छोटी लेते हैं तो एल जो एंगल होता है बहुत ही स्मॉल हो जाता है हमारा, तो L इज इक्वल टू आर थीटा। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। एक होता है फार अवे स्टार हो, मतलब बहुत दूर के स्टार है हमारे, अगर हमें इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो इसके लिए हम एक इंटेंसिटी मेथड भी लगा देते हैं। इंटेंसिटी मेथड ठीक है, इंटेंसिटी मेथड होता है मतलब एक ब्राइट स्टार देखते हैं नियर बाई का और एक दूर का स्टार देखते हैं जिसकी इंटेंसिटी थोड़ी फेंट होगी। ठीक है,
ठीक है, तो फार अवे स्टार के लिए एक मेथड होता है जैसे बोलते हैं इंटेंसिटी मेथड। और इस मेथड में क्या होता है कि आपको पता है एक होता है मतलब एक दूर का स्टार होगा, तो दूर का स्टार होगी इसकी इंटेंसिटी कम होगी, जो पास का स्टार होगा उसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो उनकी हम इंटेंसिटी की कंपेयर कर लेते हैं आपस में। तो इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस स्क्वायर पर, ठीक है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस स्क्वायर, सॉरी, इंटेंसिटी इज इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो सिंपल है कि हम लिख सकते हैं कि I1 एक इंटेंसिटी ली हमने, एंड ये सेकेंड इंटेंसिटी, यानी एक ली ब्राइट स्टार की और एक ली है थोड़ा जो ज़्यादा दूर है जिसकी इंटेंसिटी कम हो। तो हमें पता है कि यह आएगा R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। तो यहाँ से हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, I1 मान लीजिए दूर वाला स्टार है और I2 पास वाला स्टार है, ठीक है। तो ये उसकी डिस्टेंस होगी और ये इसकी डिस्टेंस होगी, तो R2 स्क्वायर आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। इस मेथड को बोलते हैं हम इंटेंसिटी मेथड। ठीक है, एक होता है इंफीरियर प्लैनेट और एक होता है सुपीरियर प्लैनेट। इंफीरियर प्लैनेट वो होते हैं जो सन के क्लोज होते हैं अर्थ के कंपेयर में, और सुपीरियर वो होते हैं जो सन और अर्थ और फिर प्लैनेट आएंगे। तो अगर बोला जाए कि इंफीरियर प्लैनेट की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो उसके लिए भी एक मेथड है। ये छोटे छोटे मेथड्स हैं बुकों में, कहीं आप काम आ जाते हैं आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह यूज करने के लिए। सपोज कीजिए सेंटर पर सन है, ये है आपका इंफीरियर प्लैनेट, और ये मान लीजिए ये है आपकी अर्थ, ठीक है, अर्थ बाहर है तो इंफीरियर पढ़ रहे हैं, इंफीरियर प्लैनेट। तो देखिए इसकी रेडियस यहां से मान लीजिए ये होगी RP और ये होगी RE, रेडियस ऑफ अर्थ, इससे डिस्टेंस, और ये एंगल है एंगल ऑफ इलोंगेशन। इस एंगल को हम मैक्सिमम कर लेते हैं। मैक्सिमम करने पर क्या होगा कि देखिए अगर हम बोले इस ट्रायंगल में कि ये जो स्टार, ये जो प्लैनेट है ये सन से कब ज्यादा दूर होगा, जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर दूर हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। तो अगर हम इसे लिखें RP अपॉन RE, तो हम समझ रहे हैं कि कौन सा एंगल बनेगा, ठीक है, RP और RE, सॉरी RE ये वाली होगी, ठीक है, ये सही कर लीजिए, RE सन से अर्थ तक की रेडियस। तो देखिए यहां से लीजिए RP अपॉन RE, तो दिस अपॉन दिस क्या साइन, ठीक है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है 1, तो 1 होती है यानी 90 हो जाएगी वैल्यू, तो साइन मैक्सिमम लेना है हमें। तो हमें चाहिएगा प्लैनेट, तो इसको लिखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ इनटू साइन एंगल ऑफ इलोंगेशन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके पास केवल न्यूमेरिकल्स में कहीं कहीं काम आएंगी, बाकी तो मोस्टली लोग इनको पता भी नहीं होगा कि ऐसे भी निकाल देते हैं। और सुपीरियर जो बाहर के प्लैनेट के लिए तो केप्लर्स ने लॉ दिए दिए हैं, वो तो आपको पता ही होगा। केप्लर्स ने बताया था कि T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के, ये केप्लर्स लॉ है। और ये कहाँ यूज करते हैं हम, ये यूज करते हैं आपको पता है कि जो सुपीरियर हो, यानी जिसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सन के कंपेयर में, तो उस प्लैनेट की डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चीज निकाल ली हमने, मेजरमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं ये हो गया। और भी बहुत सारे सिस्टम हैं, आपको पता होगा सोनार सिस्टम भी है, साउंड नेविगेशन करके भेजते हैं। तो साउंड नेविगेशन में देखा है, उसमें फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने डायरेक्टली, S = B × T/2। तो ये भी डिस्टेंस या लेंथ को मेजर करने के लिए फॉर्मूला होता है। सोनार सिस्टम में हम ठीक है ना, साउंड को भेजते हैं, टकरा कर वापस आती है, इसलिए ये हो गया। तो डिस्टेंस = स्पीड × टाइम, और 2 टाइम्स पता है तुम्हें क्योंकि एक जाने की और एक आने की। ऐसे ही रिफ्लेक्शन मेथड भी है, रिफ्लेक्शन मेथड में भी आप यही चीज कर सकते हैं, S = C × T/2। और यहाँ पर जो C होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, रिफ्लेक्शन में लाइट की स्पीड लेते हैं। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ करने की।
ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये मेजरमेंट अब होता है कि ये तो चलो बड़े बड़े ऑब्जेक्टों की लेंथ मेजर करने का, तो कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट की अगर हमें लेंथ मेजर करनी हो, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट भी होते हैं हमारे पास, तो उनके लिए क्या करेंगे, जैसे बोला कि हमें एटम का साइज मेजर करना है, तो उसके लिए क्या होगा, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए भी देखिए क्या यूज करते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट हो जस्ट लाइक एटम, एटम वगैरह की रेडियस निकालनी हो तो क्या क्या यूज करते हैं। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस थी एक, उन्होंने पढ़ा था कि अगर हम किसी गैस को 1 ग्राम वॉल्यूम को किसी कंटेनर में रख दें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसका 2/3 यानी 2/3 वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। अरे समझ में, यानी कोई गैस है, अगर हम गैस को किसी कंटेनर में रख दें तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, तो अगर हम वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम लें जिसमें वो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो होता है 2/3 ऑफ वॉल्यूम का। तो ये हमें समझ में आ गया। इन 1 ग्राम इज इक्वल टू n/m। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और m क्या है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, r रेडियस मान लेते हैं। तो जो वॉल्यूम होगा वो होगा आपका 4/3 πr³ n/n, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। अच्छा, एवोगैड्रो ने क्या बोला था कि जो वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³ n/m इज इक्वल टू 2/3v। तो आप इजीली यहां से r फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये था स्मॉल ऑब्जेक्ट एटम वगैरह की रेडियस निकालने के लिए, छोटा सा यूज था। और देखिए स्मॉल ऑब्जेक्ट में एक आपने एग्जांपल पढ़ा होगा, बहुत पूछते हैं, साइज ऑफ ओलिक एसिड। ठीक है, साइज ऑफ ओलिक एसिड ड्रॉप, यानी एक ओलिक एसिड की ड्रॉप का हम क्या साइज होता है। जो ओलिक एसिड होता है वो सोपी होता है, सोपी मतलब साबुन की तरह होता है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर, अब इसमें हमें करना क्या होता है, तो हम पहले क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल में डिसॉल्व कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड डिसॉल्व इन 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें डिसॉल्व करते हैं। फिर इसमें से 1 सेंटीमीटर लेते हैं एंड अगेन डिसॉल्व। ठीक है, अगेन डिसॉल्व करते हैं 20 सेंटीमीटर एल्कोहल में। तो इस तरह से आपका जो ये कंसंट्रेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/400 का। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, इतने का आपका कंसंट्रेशन बन जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इसको हम ड्रॉप करके एक शीट पर गिराते हैं, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप लेते हैं, वो आपका हो जाएगा NB सेंटीमीटर क्यूब। और इसको गिराते हैं ओलिक एसिड, तो इसमें से ओलिक एसिड कितना होगा, ओलिक एसिड होगा NB/400। भाई 1 में इतना था तो NB में कितना हो जाएगा, NB/400। अब इसको हम गिराते हैं तो थिकनेस, एक लेयर बन जाती है, मतलब हमें ऐसा गिराना है कि केवल मॉलिक्यूल्स की एक ही लेयर बने। अरे समझे, मॉलिक्यूल्स की क्या है, एक ही लेयर है, तो एक ही लेयर आएगी, तो एक ही मॉलिक्यूल्स होगा, तो उसकी हम मतलब डायमीटर फाइंड कर लेंगे, डायमीटर से रेडियस फाइंड हो जाएगी, तो थिकनेस पता चल जाएगी हमें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, NB/400 एरिया, ये आपकी थिकनेस हो जाएगी, थिकनेस ऑफ शीट हो जाएगी वॉल्यूम अपॉन एरिया, वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो ये मेथड थे हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट और लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो आपके न्यूमेरिकल्स में ज्यादा यूज होते हैं
थोड़ी सी बात कर लेते हैं मास की। तो मास और वेट, ठीक है, मास और वेट आपने रिलेशन पढ़ा होगा, W इजिकल टू एम जी, W इजिकल टू एम जी। अच्छा, आपसे मास और वेट में डिफरेंस पूछे तो मास और वेट के डिफरेंस बता सकते हैं। मास कैन नेवर बी जीरो, वेट कैन बी जीरो। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे डेफिनेशन तो आपको याद ही होंगे इसके। अब जो मास होता है वो हम दो टाइप का मास मानते हैं, एक इनर्शियल मास और एक ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास, तो इनर्शियल जो मास होता है इसको बोलते हैं F इजिकल टू एम ए, सो M इजिकल टू F बाई ए, दिस इज अ इनर्शियल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ग्रेविटेशनल मास को हम बोलते हैं F इजिकल टू जी एम जी बाय आर स्क्वायर। एम जी मान लीजिए ग्रेविटेशन का मास है, तो यहां से एम जी की वैल्यू निकालें तो एम जी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एम जी इज इक्वल टू मास ऑफ ग्रेविटेशन इज एफ आर स्क्वायर ऑन जी एम। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल मास है और ये इनर्शियल मास है। ग्रेविटेशनल मास को आप बैलेंस वगैरह से सीधा मेजर कर लेते हैं जब हमारे पास सिंपली बैलेंस होती है, और इसको हम एक इनर्शियल बैलेंस होता है उससे मेजर कर पाते हैं। ठीक है, इनर्शियल मेजर वाला, इनर्शियल का होता है उससे मेजर करते हैं। और उसका अगर फॉर्मूला आप जानना चाहते हैं तो होता है T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट m के। ठीक है, तो वेट और मास की चीज थी। टाइम की बात करें तो टाइम तो आपको पता ही है, क्लॉक वगैरह से मेजर करते हैं, क्वार्ट्ज क्लॉक होंगी और हमारे पास कुछ एक्सट्रीम भी क्लॉक्स हैं तो उनसे मेजर करते हैं। तो ये चीज क्लियर होगी। ये मैंने आपको बस केवल नॉलेज बेस बताया है कि अगर लार्ज ऑब्जेक्ट हो, स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, मास, इनर्शियल मास और ये टाइप की थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको दी है इसमें। अब जो आता है, जो पढ़ाते हैं सब, डायमेंशनल। ठीक है, डायमेंशनल पढ़ा है आपने। तो डायमेंशनल पर जाते हैं, तो आप एक पढ़ोगे डायमेंशनल फॉर्मूला और एक पढ़ोगे डायमेंशनल। ठीक है, तो डायमेंशनल कैसे बोलते हैं? जैसे आपसे बोला जाए कि भाई स्पीड का डायमेंशनल क्या है, तो क्या बताओगे आप स्पीड का डायमेंशनल? स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं? L से, और T को किससे मेजर करते हैं? टाइम से। तो आप लिखेंगे LT माइनस 1। ठीक है, तो क्या ये स्पीड की डायमेंशन है? बताइए, क्या ये स्पीड की डायमेंशन है? बोलते हैं डायमेंशन, डायमेंशन। ये स्पीड की डायमेंशन नहीं है, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला है। फिर डायमेंशन क्या है? ठीक है, फिर डायमेंशन क्या है? ये अगर डायमेंशनल फॉर्मूला है तो डायमेंशन क्या है? तो याद रखें, डायमेंशनल, डायमेंशन जो होती है आर दी पावर। ठीक है, डायमेंशन आर दी पावर y which an object dimension फॉर्मूला के लिए। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल से शब्द समझ दो, ये पावर होती है डायमेंशन की। जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उनकी पावर है। ठीक है, बस ये समझ सकते हैं आप कि फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उनकी पावर। यानी अगर आपसे बोला कि स्पीड की डायमेंशन क्या है तो आप स्पीड की डायमेंशन क्या लिखोगे? स्पीड की डायमेंशन है, देखिए m0 L1 T माइनस 1। तो इसका मतलब हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि स्पीड की जो डायमेंशन है वो है 0, 1 एंड -1। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि हमारे ज्यादातर जो फॉर्मूले आएंगे वो m एंड t के टर्म्स में ही आएंगे, बाकी a थीटा या k के टर्म्स में आएंगे तो वो अलग है, लेकिन 80% आपके फॉर्मूले इसी टर्म्स में आएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड की डायमेंशन क्या है? 0, 1 एंड -1, m l t। तो डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूले में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब अगर क्वेश्चंस में आए डायमेंशन, तो डायमेंशन लिखनी है, पावर लिखनी है, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिखना। और डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है। तो दोनों में डिफरेंस
क्लियर हो गया होगा। डायमेंशन भूलना नहीं है, डायमेंशन पावर होती है और डायमेंशन फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूले में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। डायमेंशन पावर है और डायमेंशन फॉर्मूला। तो हमें डायमेंशन फॉर्मूले बनाने के लिए बहुत आते हैं, तो डायमेंशन फॉर्मूले बनाने हैं। डायमेंशन फॉर्मूले देखिए, डायमेंशन फॉर्मूले के लिए हमें फॉर्मूले याद होने जरूरी हैं। डायमेंशन फॉर्मूले आप कभी भी एमएलटी की टर्म्स में ना रटें, क्योंकि आप पावर भूल जाएंगे। सिंपल है कि आप जिसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाना चाहते हो उसका एक एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है उसे फाइंड कर लें और उससे आप सीधी डायमेंशन फॉर्मूले में निकाल लेंगे और उसकी यूनिट भी निकाल लेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आज। तो जैसे आपसे बोला जाएगा भाई एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ दैट इज डिस्टेंस एंड दैट इज एल, सो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन भी आप देखिए साथ के साथ समझ लीजिए। m 0 है, l 2 है और t 0 है, तो इसकी डायमेंशन होगी 0 2 0। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो ये सभी चीज आप एक बार में क्लियर करके चले ताकि आपको डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूले में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, एरिया, एरिया के बाद ले लीजिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। क्लियर, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ L, दैट इज L एंड ऑल्सो दैट इज L, तो हम लिख सकते हैं L क्यूब। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। अब तो आप लिख ही लोगे डायमेंशन को भी, 0 3 0। यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड और वेलोसिटी निकाल ही चुके हैं हम, बार बार क्या निकाले, स्पीड भी अभी आपने निकाली है। वेलोसिटी, वेलोसिटी को निकाल लीजिए, कोई परेशानी नहीं। वेलोसिटी एक ही चीज है दोनों। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट L, टाइम T, सो LT माइनस 1। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो ये हो गई 0 1 माइनस 1 और यूनिट की बात करें तो ये हो गई आपकी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको तीनों चीज बता रहा हूं, यूनिट भी निकालनी है, डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन। ठीक है, ये हो गया। फोर्स की निकाल लीजिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूले बनाने बता देता हूं आपको, बाकी आप फॉर्मूले आप इजीली निकाल सकते हैं और जो जो यूज करेंगे वो आपको याद भी हो जाएंगे। फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आपको एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। देखिए कोई भी अगर नहीं पता तो पीछे से फॉर्मूले बना लीजिए, उससे निकाल सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम देखना, तो चेंज इन वेलोसिटी अभी निकाला आपने स्पीड का, LT माइनस 1 अपॉन टाइम T, T को ऊपर ले जाइए, दैट इज LT माइनस 2, दैट इज ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। क्लियर है। डायमेंशन की बात करें तो 0 1 एंड माइनस 2। अच्छा, इसको यहाँ यार यूज कर लीजिए। तो मास m और ये हो गई LT माइनस 2, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। और डायमेंशन की बात करें तो 1 1 एंड माइनस 2। ठीक है, यूनिट देखिए, यूनिट इससे भी निकाल सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम इसे न्यूटन भी बोलते हैं। वर्क की निकाल लीजिए, एक वर्क और निकाल लीजिए। वर्क, तो वर्क की क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की अभी आपने निकाल चुके हो, ये लिख लीजिए MLT माइनस 2 और दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की होती है L, तो ये हो गया ML2T माइनस 2। डायमेंशन फॉर्मूला, यूनिट्स आप इजीली निकाल सकते हैं। तो
ठीक है, कुछ और डायमेंशन के एग्जांपल ले लेते हैं। मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल टू mv, यानी मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू स्पीड या मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। P इक्वल टू mv, मास का डायमेंशन m, और वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी का होता है lt माइनस 1, तो ये हो गया mlt माइनस 1, ठीक है, निकाल सकते हैं इजीली। डायमेंशन बता ही दिया मैंने, वो याद रखना है। डायमेंशन बोले तो पावर, डायमेंशन फॉर्मूला ये है, और यूनिट आप इजीली बना सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी आपको पता ही है, इज रिलेटेड टू वर्क, तो जो वर्क की डायमेंशन है वही एनर्जी की डायमेंशन है। आप निकाल लीजिए हमेशा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी की भी निकाल लीजिए। सपोज करो काइनेटिक एनर्जी बोले हम, तो आप क्या लिखोगे? हाफ एम वी स्क्वायर, तो मास m और स्पीड को लिखेंगे lt माइनस 1, और इसका आप स्क्वायर करोगे तो देखिए ये हो जाएगा ml2t माइनस 2, ठीक है। तो ml2t माइनस 2 इस तरह से निकाल सकते हैं। पावर की निकाल लीजिए, पावर क्या होता है? पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, पावर ले लीजिए वर्क अपॉन टाइम, वर्क अभी निकालिए, वर्क की आपने ml2t माइनस 2 अपॉन t, तो ये हो गया ml2t माइनस 3, ठीक है। तो सब मतलब डायमेंशन है सिंपल सा, वो यूज आएंगी। वर्क की निकाल, वर्क अब यहां यूज होगा, वो वापस ले लीजिए। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पता ही है mlt माइनस 2, ना पता हो तो मास इनटू एक्सीलरेशन से निकाल लीजिए। एरिया निकाला हुआ है l स्क्वायर, सो m l माइनस 1 ऊपर जाएगी, एक बचेगी, और t माइनस 2, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला। और डायमेंशन की बात करें यहाँ तो 1 माइनस 1 एंड माइनस 2। टॉर्क, टॉर्क देखो अभी 11th में आए हो, नए नए नाम सुनोगे। टॉर्क भी एक फोर्स आएगी जो रोटेट कराने में काम आती है। टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया mlt माइनस 2 इंटू डिस्टेंस का l, सो ml2t माइनस 2, ठीक है। टॉर्क हो गया। अच्छा आपसे बोले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालिए, g का, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू gm1m2 बाय r स्क्वायर। सो यहाँ से हम g की वैल्यू निकाल सकते हैं, g इज इक्वल टू fr स्क्वायर अपॉन gm1m2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपको, देखो फोर्स की क्या है mlt माइनस 2, डिस्टेंस की क्या है l स्क्वायर, ठीक है ना, डिस्टेंस की m, और इसको ले लीजिए m इंटू m, एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो g की आ गई m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन हो गई माइनस 1, 3 एंड माइनस 2, ठीक है। और देखिए कुछ नए लेते हैं 11th के हिसाब से। स्ट्रेस ले लीजिए, स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर की तरह है। फोर्स की क्या है mlt माइनस 2 अपॉन एरिया का l स्क्वायर, सो ml माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है। एक स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन भी ले लीजिए, ठीक है। ये सब अभी 11th में सब आएंगे। अभी यहाँ तो एक तरह से मान लीजिए कि ये नामों का बाइफरकेट कर रहे हैं, कौन कौन से नाम आपके फिजिक्स में आने हैं। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नए नए नाम आएंगे अभी साइंस में आपकी फिजिक्स के अंदर। तो देखिए क्योंकि अब आप साइंस से फिजिक्स में कन्वर्ट हुए हो, वहाँ साइंस पढ़ रहे थे 10th में,
अब यहाँ फिजिक्स है तो अलग अलग इनको बाइफरकेट किया है हमने, तो इसका मतलब है कि कुछ तो अलग है इसमें। तो स्ट्रेस स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, इसे रफ कर लेते हैं यहाँ से। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो सिंपल सा समझ में आ रहा है, डायमेंशन अपॉन डायमेंशन कैंसिल आउट भाई। चेंज इन डायमेंशन सपोज करो कुछ भी हो, एल मान लो, ये भी एल है, एल अपॉन एल वन, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लो, समझ में आ गया आपको। एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, दिस इज द डायमेंशनलेस, ठीक है। और देखिए सरफेस टेंशन ले लीजिए, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला है? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है आपका फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का ले लीजिए एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, एम टी माइनस टू, ठीक है, क्लियर है, एम टी माइनस टू। डेंसिटी ले लीजिए, क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आप जानते हैं m और वॉल्यूम हो गया l क्यूब, सो दैट इज ml माइनस 3, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूले आप जैसे जैसे यूज करेंगे ऐसे ऐसे आपको याद हो जाएंगे। बस मैंने बताया आपको इसका सबसे जो सिंपल इसकी प्रोसेस है वो यही है कि आप इन वाले फॉर्मूलों को याद रखें, और एमएलटी के टर्म्स में तो आप इन्हें इजीली आसानी से रख सकते हैं, और इनकी फिर डायमेंशन भी आसानी से निकाल सकते हैं। सरफेस एनर्जी, वर्क अपॉन एरिया, सरफेस एनर्जी वर्क अपॉन एरिया पर डिपेंड करती है। तो वर्क क्या है? वर्क को लिख लीजिए, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला पता है आपको, बता सकते हैं। वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर नहीं पता तब बता रहा हूं मैं, अगर डायरेक्टली पता है तो लिख लीजिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होती है? एम एल टी माइनस टू इंटू एल, सो एम एल टू टी माइनस टू, ऐसे करके निकाल लीजिए, डायरेक्ट आपको याद रहे तो एम एल टू टी माइनस टू अपॉन एल टू से एल टू कट गया, एम टी माइनस टू, ठीक है। सरफेस एनर्जी वगैरह इनके निकाल सकते हैं। एंगल निकाल लीजिए, एंगल क्या होता है? आर्क अभी निकाला है अपॉन रेडियस, आ रहा है समझ में? एंगल थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो देखिए ये भी एल और ये भी एल, दैट इज ये भी डायमेंशन लेस हो गई। फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए 1/t, दैट इज टी इनवर्स, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डायमेंशन फॉर्मूले हैं जो आपके काम आएंगे, और डायमेंशन फॉर्मूले में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब तो जहाँ याद आनी है आप बना सकते हैं इनको। और देखिए इसमें ठीक है, एक और आएगा इसमें, देखिए बहुत, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी। ये तुम्हें याद रखना है, ये अभी नई चीज है, आगे आएगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस और एरिया इनटू वेलोसिटी। तो देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला एल,
एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन। तो इन्हें सोल्व कर ले हम यहाँ से, देखिए एल से एल कैंसिल कर दीजिए, ये एल ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो ये हो गया एम एल माइनस वन, टी माइनस वन है, ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, दैट इज टी माइनस वन, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है। और डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या आएगा वन माइनस वन एंड माइनस वन। और बात करें किसकी, चार्ज करंट में निकाल लीजिए, कुछ करंट में चले जाइए। तो आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू आई टी, यानी I इज इक्वल टू क्यू आई टी, सो Q इज इक्वल टू आई टी। सो चार्ज की हो गई I की आपने पढ़ी है एम्पियर और इसकी T, तो चार्ज का डायमेंशन हो गया 80। पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तो ये क्या होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू की अभी आपने निकाली है एम एल टू टी माइनस टू, और क्यू की अभी आपने निकाल ली यहाँ से 80, तो देखिए ये हो गया एम एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, ठीक है। आपसे बोले रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक में चले जाए तो रेजिस्टेंस की भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। रेजिस्टेंस की निकाल लीजिए, फॉर्मूला पढ़ा आपने V इज इक्वल टू आई आर, सो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V की अभी आपने निकाली है, नहीं निकालना आता तो फिर वर्क अपॉन चार्ज पर जाइए, फिर वापस निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और I की आपको पता है I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ठीक है। Q की क्या निकाली 80, तो I के एम्पियर सिंपल रख देंगे, तो देखिए एम एल टू टी माइनस थ्री और ए भी ऊपर आ जाएगा ए माइनस टू। तो देखिए अब जो बच रहे थे वो भी आपके यूज होने लगे। तो इस तरह से डायमेंशन फॉर्मूले, ठीक है, बहुत सारे हैं, ये हमें यूज के पढ़ने हैं, आप कितने भी निकाल लीजिए, तो आप निकालते रहेंगे इसको, और आपकी बुक में लिखे हुए हैं। तो मेरा जो मोटो था वो था केवल आपको प्रोसेस समझाना। तो प्रोसेस में मैंने आपको बस यही बताया कि एक तो डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूले में डिफरेंस आप जरूर याद रखें। सेकेंडली आपको अगर निकालने हैं तो इनके क्या रखें, केवल इनके मेन फॉर्मूले भी याद रखें, आराम से एमएलटी के रूप में निकाल लेंगे एक दूसरे को रिलेशन बना के, और यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ये था हमारा एक डायमेंशन का लेक्चर जो कि इंपॉर्टेंट था। और डायमेंशन आपके हर जगह पूछे जाते हैं, 2 या 3, आप आगे चले जाइए नीट या जेईई में, वहाँ भी 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। और तो ये डायमेंशन था जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका। लेंथ वगैरह मेजरमेंट को करके दिखा दी, वो भी हमारे न्यूमेरिकल में यूज होता है, ज़्यादा उनका कहीं यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बताना था कि प्रोसेस अगर आपको लार्ज ऑब्जेक्ट हो स्मॉल ऑब्जेक्ट हो तो कैसे मेजर करते हैं, मास कैसे होते हैं, तो ये सब चीज़ थी, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से आगे हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो चलेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है जिसमें उन्होंने बताया है कि सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो वहाँ समझना है, उससे वैल्यू निकालनी है, कन्वर्जन करना है और नई नई ड्राइव करना सीखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात मैंने फिर बता रहा हूँ, फिजिक्स को रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। जितना समझेंगे उतनी याद और अच्छी लगेगी, उतनी इंटरेस्टिंग आएगी और उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। 11 से बेस बनाकर चलेंगे, 12th में आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ से बेस बनाना है और पढ़ते रहना है, और रटना कुछ नहीं है, फील के साथ पढ़ना है बस, हमेशा याद रखो फील, और फील का दूसरा नाम है रूट ऑफ फिजिक्स। पढ़ते रहें।